कल तक तो आशना थे मगर आज गैर हो, 2 दिन में ये मिजाज है आगे की खैर हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। कर्नाटक चुनाव की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की धड़कन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस बार तमाम सर्वे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखा रहे हैं। पिछली बार तो बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस से सत्ता बीच में ही हथिया ली थी, आप सबको पता ही है, लेकिन अब उसी सत्ता को बरकरार रखने में उसके पसीने छूट रहे हैं, यानी बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इस बार कई मुद्दे बीजेपी के गले की फांस बन चुके हैं। इधर कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी कोलार गए थे, आप सबको पता है, जहां उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़कर बीजेपी को बड़े संकट में डाल दिया है। कर्नाटक का कोलार वैसे तो अपने सोने की खदानों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार के चुनाव में कोलार की धरती से ऐसे राजनीतिक मुद्दे निकाले जा रहे हैं जो राज्य की सियासी दिशा को मोड़ सकते हैं। तो कोलार में राहुल की एक तस्वीर जातिगत जनगणना वाली है। तो इससे पहले 2019 में इसी कोलार से उन्होंने यानी राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, जिसके लिए अब राहुल गांधी को मानहानि की सजा सुना दी गई है। 2019 से 2023 के बीच कोलार की इन 2 तस्वीरों से इतर राहुल की एक और तस्वीर है जो 2022 की है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब केरल से निकलकर कर्नाटक पहुंचे थे तो बरसते पानी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। राहुल भीगते हुए भाषण दिए जा रहे थे और बड़ी संख्या में लोग भीगते हुए उनकी बात को, उनके भाषण को सुन रहे थे। राजनीति में ऐसी अद्भुत तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआती दौर था और भीगते हुए भाषण देते हुए राहुल गांधी कांग्रेस के नए मजबूत आइकन के रूप में उभरे थे। राहुल की वो छवि अब हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही है। इसी कर्नाटक से अब एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने देवनहल्ली में भारी बारिश के कारण शुक्रवार को होने वाला रोड शो रद्द कर दिया। मजबूत कहे जाने वाली सरकार के मजबूत गृह मंत्री बारिश के कारण अपना कार्यक्रम रद्द करते हैं और जिस कांग्रेस को कमजोर कहा गया उसके नेता हर दिन मजबूती की नई मिसालें पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी को सजा हो गई, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, उनकी सांसदी चली गई। वे फिर भी वायनाड से लेकर मुखर्जी नगर तक, जी हां, दिल्ली के मुखर्जी नगर तक लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो अब उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया और चाबी सौंप दी। जबकि इस दौर की राजनीति में ऐसे भी नेता हैं जो बंगला बनाए रखने के लिए पार्टी ही बदल देते हैं। खैर, कर्नाटक के चुनावी मौसम में मुद्दों की बारिश है तो इधर देश के और बहुत से राज्यों में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। पुलवामा में लापरवाही की पोल खोलने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को आप सब सुन ही चुके हैं। सत्यपाल मलिक को अब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं महाराष्ट्र में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुश्किल में आए उद्योगपति गौतम अडानी ने बंद कमरे में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। इस पर दिल्ली में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने खुलासा किया है कि गौतम अडानी ने उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए थी। तो मोदी सरकार के होते गौतम अडानी आखिर दूसरे दल के नेताओं से क्यों मिलना चाहते हैं या क्यों मिल रहे हैं, और इसका राजनीति से क्या कनेक्शन है, यह भी इस वक्त का एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की इस सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ की मौत के तार कर्नाटक चुनाव से जोड़ने की कोशिश हो रही है, और उधर गुजरात में एक ही दिन में 2 ऐसे अदालती फैसले आए जो कर्नाटक समेत आने वाले सभी चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि देश की सियासत में चल रही इस उथल पुथल के मायने क्या हैं, क्यों मोदी सरकार सत्ता के 9 साल बाद भी कमजोर नजर आ रही है, और कैसे राहुल गांधी कांग्रेस की नई ताकत बनकर उभरे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कर्नाटक चुनाव से, जिसमें एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी से जूझते हुए दिख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा कि मार्च में बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता संतोष पाटिल की खुदकुशी का मामला सामने आया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी विधायक पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया था। कांग्रेस ने तो पेसीएम और 40% सरकार का जुमला उछालकर बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेर ही लिया है, और अब चुनाव में भी यह मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया है, जिससे निकलने के लिए बीजेपी अब संभल कर टिकट दे रही है, लेकिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है वो बागी हो रहे हैं।
लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नेता तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ ही चुके हैं। बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया उनमें से एक बड़ा नाम है शिवमोगा से 5 बार के विधायक के.एस. ईश्वरप्पा का। ईश्वरप्पा ने बाकी लोगों की तरह पार्टी से बगावत नहीं की, तो अब पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके पार्टी के फैसले को स्वीकार करने के लिए ईश्वरप्पा का धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए। कांग्रेस ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भाजपा नेता ईश्वरप्पा को भाजपा का टिकट न मिलने के बावजूद बगावत न करने के लिए बधाई देना अस्वीकार्य है। इस व्यक्ति पर 40% कमीशन की मांग करने का आरोप है और भाजपा कार्यकर्ता संतोष पाटिल द्वारा खुदकुशी करने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे भ्रष्ट नेताओं की प्रशंसा कर भाजपा स्पष्ट संदेश दे रही है कि वो भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का समर्थन करती है। पीएम मोदी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, आपने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, मैं आपसे बहुत खुश हूं, इसीलिए मैंने आपसे बात करने का फैसला किया। ड्यूटी है ना साहब? हाँ। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। वहीं वीडियो में ईश्वरप्पा को प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुना जा सकता है, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे नेता मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को फोन कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा था प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है, हम कहते हैं प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। कर्नाटक का जो बीजेपी नेता 40% कमीशन लेता था, आज पीएम मोदी उसकी जी हुजूरी कर रहे हैं, चुनाव जितवाने की गुहार लगा रहे हैं। आप याद कीजिए कि अभी बीते हुए हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही बीजेपी के बागी नेता कृपाल परमार से चुनाव न लड़ने की अपील करते हुए फोन किया था, लेकिन परमार साहब ने उनकी बात नहीं मानी। परमार खुद तो हारे ही, बीजेपी प्रत्याशी को भी हार मिली और कांग्रेस को जीत मिल गई। तो क्या हिमाचल प्रदेश के नतीजे और बीजेपी का हाल कर्नाटक में दोहराता दिखेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कर्नाटक के अलावा आने वाले चुनाव में भी घिर सकती है, इसके संकेत सत्यपाल मलिक ने उनके जो हालिया बयान हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्होंने दे दिए हैं। सत्यपाल मलिक ने, आपको याद होगा कि डीबी लाइव को दिए हुए एक इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी बातों का खुलासा किया जिनसे बीजेपी और मोदी सरकार घिर गई। इसके बाद और भी कई लोगों को इंटरव्यू उन्होंने दिए और उन्होंने पुलवामा हमलों समेत भ्रष्टाचार को लेकर सीधे पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब मलिक साहब को सीबीआई ने 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं जाने वाला हूं, सीबीआई को ही हमने कहा है कि आप हमारे घर आ जाइए पूछताछ के लिए। खैर जो भी हो, लेकिन सीबीआई की इस टाइमिंग पर अब सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह भी है कि आखिर मलिक और मोदी सरकार के खिलाफ इतना खुलकर क्यों बोल रहे हैं। अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी अनुशासित कैडर वाली पार्टी मानी जाती है, यानी यहां टॉप लीडरशिप पर सवाल नहीं उठाए जाते। सिर्फ यस बॉस का कल्चर बीजेपी में अभी चल रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने इस वक्त पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। दरअसल पुलवामा हमलों को भुनाकर बीजेपी ने 2019 का चुनाव जीता था और अब मलिक ने उसमें भी सरकार की लापरवाही के इल्जाम लगाकर संकेत दे दिया है कि यह सब चुनावी खेल था। इसी के साथ भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप भी उन्होंने अपने साक्षात्कारों में लगाए हैं। सत्यपाल मलिक पहले भी किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर मोदी सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन अब सत्यपाल मलिक मोदी जी पर जिस तरह हमलावर हैं, उससे सवाल उठते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। 45 साल से लंबे राजनीतिक सफर में सत्यपाल मलिक लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी सबका हिस्सा रह चुके हैं और अब वो पूर्व राज्यपाल हैं जिनके सामने अपने भावी राजनीतिक जीवन का सवाल है। क्या मलिक अब बीजेपी में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं या फिर वे यूपी में जाट राजनीति की नई धुरी बनना चाहते हैं, या सत्यपाल मलिक बीजेपी के लिए विभीषण बनकर उनके साम्राज्य को गिराना चाहते हैं? क्या मलिक 2024 में फिर से सत्ता में आने के बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर देंगे? ये कुछ सवाल हैं
जो इस वक्त राजनीति के गलियारों में घूम रहे हैं। लेकिन मलिक बीजेपी को और अधिक नुकसान पहुंचाएं, इससे पहले सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। मगर कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले सीबीआई की इस कार्रवाई से बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा, यह भी देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर फिर से बीजेपी को घेर लें। तो बीजेपी दाएं चले या बाएं, आगे जाए या पीछे, हर तरफ वो घिर रही है, फंस रही है। अगर ऐसी ही बीजेपी फंसी रही तो अभी के चुनाव और आने वाले साल के लोकसभा चुनाव में क्या वो जीत पाएगी, ये सवाल अब उसे शायद डराने लगा है। और शायद राजनीति के मौसम को देखकर रुख बदलने वाले भी बीजेपी के डर को महसूस कर नए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। राहुल गांधी अडानी मामले पर मोदी सरकार को घेरते हुए हमेशा मित्रों की सरकार कहते हैं, और अब यही मित्र शरद पवार के डेरे पर दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार और गौतम अडानी की ये मुलाकात मोदी सरकार के लिए झटका है या फिर विपक्षी एकता को इससे कोई खतरा है, इन बातों पर अब कयास तेज हो गए हैं। और इस बीच टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ट्वीट से भी एक नई हलचल मच सकती है। एनसीपी मुखिया शरद पवार राजनीति के ऐसे दिग्गज हैं जो दो विपरीत ध्रुवों को एक साथ जोड़ने का कमाल दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन उनके कारण ही बना और शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के साथी बने। शरद पवार विपक्षी एकता की कोशिशें भी कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस सिलसिले में मुलाकात की और सलाह दी कि कांग्रेस को टीएमसी और आप से भी मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले हिंडनबर्ग मामले में पवार विपक्ष के बाकी दलों से अलग राय रखते हुए कह चुके हैं कि इस पर जेपीसी जांच का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी एकता में कोई दरार न पड़ने की बात भी कही थी। और अब पवार बंद कमरे में 2 घंटे तक गौतम अडानी से मिलते हैं। इन 2 घंटों में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि इसका संबंध आगामी चुनावों से है। क्या पवार को बीजेपी खेमे में लाने के लिए गौतम अडानी ने कोई पहल की है, या फिर अडानी खुद बीजेपी खेमा छोड़कर यूपीए 3 की संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं? क्या अडानी ने सियासी मौसम की भविष्यवाणी पढ़ ली है और उसी के अनुरूप वो कोई कदम उठा रहे हैं? इन सवालों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, महान मराठों का मुकाबला करने में कोई डर नहीं है। मोइत्रा ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि केवल आशा कर सकते हैं कि उनके पास पुराने रिश्तों को निभाने से पहले देश को प्राथमिकता देने की समझ होगी। वे शरद पवार पर हमला करते हुए केवल यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरा यह ट्वीट विपक्षी एकता के विरोध में बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जनता के हित में है। आपको बता दूं कि अडानी के मुद्दे पर महुआ मोइत्रा आक्रामक रुख शुरू से दिखा रही हैं और उन्होंने अब यह दावा किया है, एक अडानी ने अपने दोस्तों व्हीलर डीलरों के माध्यम से उनसे और कुछ अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। महुआ ने यह भी कहा है कि उनके पास आमने सामने बैठकर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तब तक किसी भी राजनेता को उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो महुआ मोइत्रा ने एक ओर इस मुलाकात पर सवाल उठाए, लेकिन साफ कर दिया कि इससे विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी बीजेपी के खिलाफ टीएमसी एनसीपी और कांग्रेस के साथ दिख रही है। अडानी मामले में मोदी सरकार पर उठी उंगलियां तभी नीचे होंगी जब मोदी जी इस पर कुछ बोलेंगे, कहेंगे। वैसे बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरा था, लेकिन 2G मामला बेबुनियाद निकला और अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी क्लीन चिट मिल गई है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। 2014 में अप्रैल महीने में भाजपा मुख्यालय में रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा और सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें दामाद श्री नाम की एक 8 मिनट की फिल्म दिखाई गई थी और अंग्रेजी में एक बुकलेट भी जारी की गई थी। इसमें वाड्रा को घोटालों का बादशाह, देश का सौदागर और किसानों का अपराधी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया था। रॉबर्ट वाड्रा की मैसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के बीच जमीन सौदे को बीजेपी ने संदिग्ध बताया था। तब लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कहा था, एक 10वीं कक्षा में पढ़ा छात्र जिसकी जेब में 1 लाख रुपए थे, 3 साल में 300 करोड़ रुपए का मालिक हो गया। ऐसा जादूगर मां बेटे का ये मॉडल है। 2G का सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लें। लेकिन अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया है कि रॉबर्ट वाड्रा की मैसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को किए गए भूमि के हस्तांतरण में किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है।
यानी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट खुद बीजेपी ने दे दी है। तो मोदी जी ने मां बेटे के मॉडल का नाम लेकर जनता को कांग्रेस के खिलाफ किया था, जबकि राहुल गांधी उनसे अडानी की दौलत में बढ़ोतरी पर सवाल पूछ रहे हैं तो मोदी जी चुप लगाकर बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट से कांग्रेस का पलड़ा मजबूत होगा, यह भी तय है। वहीं गुजरात में अदालत से जो 2 फैसले आए हैं उनमें से बीजेपी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 2002 में नरोदागाम दंगा मामले में सभी 68 आरोपियों को बरी किया जा चुका है, जिसे विपक्ष कानून की हत्या बता रहा है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी है, डिसमिस कह दिया जज साहब ने। फैसला राहुल के विरुद्ध आया है, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसी तरह बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को छोड़े जाने पर सवाल उठाए हैं। गुजरात सरकार से इसका जवाब मांगा है, यानी यहां भी बीजेपी फंस रही है। उधर यूपी में अतीक और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या पर जो सवाल उठ रहे हैं उनसे जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। और कर्नाटक में अतीक का मुद्दा उठाकर धार्मिक ध्रुवीकरण में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी धार्मिक कार्ड खेलकर बाजी पलटेगी ऐसा दिख नहीं रहा है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ और अंदरूनी भगदड़ के दलदल में फंसी बीजेपी के लिए इस बार कमल खिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस जमीनी मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाकर और विपक्ष को साथ लेकर अपनी लकीर बड़ी खींच चुकी है। खैर, महान शायर दाग दहलवी ने ठीक ही फरमाया है, फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं। फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।